क्विक रिवीजन अपन करेंगे ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, साथ के साथ में इसके अपन क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको चाहिए स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच मतलब टॉपिक में लिंकिंग चाहिए, तभी आप इस स्टैंडर्ड को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, लिंकिंग करना मेरे साथ में मज़ेदार तरीके से अपन रिविजन करेंगे। ठीक है सर, तो पहले हमने ये देखा कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड क्या नाम क्या है, छोड़ो इसको भी, पहले तो ये फोकस करो कि भाई इंटरनल ऑडिट फंक्शन है क्या, ये इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता कौन है, क्या है होता है। तो हमने इसके बारे में क्या आइडिया लिया था कि यार ये क्या होता है, एक फंक्शन ऑफ एंटिटी होता है। फंक्शन ऑफ एंटिटी होता है जो कि परफॉर्म करता है अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी, डिजाइन टू इवेल्युएट इन इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज, थ्री थिंग्स सर: गवर्नेंस फंक्शन, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन एंड इंटरनल कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, पूरे स्टैंडर्ड में अपन क्या बात करेंगे कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को कैसे यूज़ करता है। तो इसके लिए अपन पहले समझ रहे हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन करता क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ देता है, डिजाइन टू इवेल्युएट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है सर, पहले बात करते हैं गवर्नेंस फंक्शन की। अब टीसीडब्ल्यूजी वालों को अपना गवर्नेंस फंक्शन करना होता है सर। उनके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनके ऑब्जेक्टिव एथिक्स एंड वैल्यूज़ कम्युनिकेट करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, रिस्क को कम्युनिकेट करना, ये सब उनके फंक्शन होता है। हमारा इंटरनल ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी वालों को उनके गवर्नेंस फंक्शन को अचीव करने में हेल्प करता है। साथ के साथ में इट मेक श्योर दैट देर इज़ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर। ये होता है इसका गवर्नेंस फंक्शन में, ये इस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है सर, देन रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर रिस्क को भी आइडेंटिफाई करता है, साथ के साथ में उस रिस्क से रिलेटेड आप क्या मतलब रिस्क मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये वो भी सजेस्ट करता है। साथ के साथ में फ्रॉड डिटेक्शन करने में भी एंटिटी की हेल्प करता है हमारा इंटरनल ऑडिटर फंक्शन। ठीक है, गवर्नेंस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल की, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल में बेसिकली क्या, ये जो भी इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज़ होगी उनको रिव्यू करेगा, उनको कंट्रोल्स को इवेल्युएट करेगा कि क्या कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग वेल। ठीक है, कुछ कमियां होगी तो रिकमेंडेशन देगा अपनी, है ना। बात समझ में आती है क्या। अब इंटरनल कंट्रोल के तीन चीज़ें अपन हमेशा बात करते हैं, एक फाइनेंशियल, एक ऑपरेशन एंड एक कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो यही थ्री एस्पेक्ट्स आपके नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हो गए: एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, 3 E's की बातें होती हैं यहाँ पे: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल जीएसटी रिटर्न टाइमली भर रही नहीं भर रही है। ठीक है, बात समझ में आती है क्या। हाँ सर, अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर कोई अकाउंट बैलेंस को बहुत डिटेल में भी देख सकता है और नहीं भी देख सकता, उसके पास में चॉइस होती है। ठीक है, डन, क्लैरिटी है सर। अब आगे बात करते हैं। मैंने कहा स्टैंडर्ड के नाम पे फोकस करो। स्टैंडर्ड का नाम बोलता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। वर्क किसको यूज़ करना है सर, वर्क यूज़ करना है हमारे प्यारे एक्सटर्नल ऑडिटर को। एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज़ करना है। तो मैंने कहा यार आज एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज़ कर रहा है तो वो कुछ चीज़ों को देखेगा यार। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अरे ये कम्पिटेंट भी है क्या, इसके काम को यूज़ करने की बातें हो रही है, क्या ये कम्पिटेंट भी है क्या, क्या ये सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच से ऑडिट करता है क्या। ठीक है, तो बेसिकली 3 थिंग्स इवेल्युएट करता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर: ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस एंड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर है। बिल्कुल सर, अभी समझना। पहले मैं बात करता हूँ तुम्हारे साथ में ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी चैप्टर नंबर 11 को याद करो। ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल क्या बोलता था कि आपका प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो बिकॉज ऑफ बीसीसीआई, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। निमोनिक भी बनाया था इसका। हाँ सर, सेम डेफिनेशन है, सेम कॉन्सेप्ट है। हमारा इंटरनल ऑडिटर अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके रखे, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है, कुछ फैक्टर्स कंसीडर करता है टू इवेल्युएट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सर क्या, मैंने कहा कुछ 4 पॉइंट है जिसके आपको एग्जाम्पल भी दिमाग में रखना है। सर क्या पॉइंट है, मैंने कहा पहले तो ये देखो वेदर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ आईएएफ सपोर्ट्स ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या कि यार जो उसका जो स्टेटस है ना, हायरार्की है ना, वो आप देखो कि क्या ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है क्या। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिटर क्या टीसीडब्ल्यूजी को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है या टीसीडब्ल्यूजी से कभी बात ही नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब एक्चुअल में इनका होता क्या है लेवल, अगर मैं हायरार्की की बात करूँ ना, तो ये एक तरीके से मैनेजमेंट का ही एक
बराबर की एक फंक्शन होता है, ठीक है। मेन मुद्दे की बात ये देखी जाती है कि भाई ये टीसीडब्ल्यूजी वालों को कभी कम्युनिकेट करता है नहीं करता है, ठीक है सर। देन वेदर टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी डिसीजंस रिलेटेड टू आईएएफ, क्या टीसीडब्ल्यूजी ओवरसी करते हैं रिलेटिंग टू डिसीजंस रिलेटिंग टू आईएएफ, या केवल मैनेजमेंट ही कर लेता है? अगर केवल मैनेजमेंट ही कर लेता है, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज को रेमुनेशन पॉलिसी अगर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, तो ऑडिटर तो थोड़ा दबा रहेगा मैनेजमेंट से, उसके खिलाफ उसकी कुछ कमियां निकाल ही नहीं पाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो ये फैक्टर आप देखते हो। देन क्या कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है क्या बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑन आईएएफ? मतलब सर, क्या इंटरनल ऑडिटर को रोका जा रहा है टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल ऑडिटर? ऐसा है तो डेफिनेटली भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज है। एंड वेदर आईएएफ फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट फंक्शन परचेज के डिपार्टमेंट को भी पूरा ऑपरेशन वही देख रहा है और साथ के साथ में खुद का काम तो कर ही रहा है, तो दीज आर कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ऑडिटर क्या कुछ 4 बेसिक पॉइंट्स देखता है जिसके बेसिस वो इवैल्यूएट करता है कि भाई ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन है या कॉम्प्रोमाइज़ है। आप नेचुरल सी बात देखो, ऑब्जेक्टिविटी बढ़िया होगी तो उसके काम को ज़्यादा यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ काम को कम यूज़ करेंगे। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेके चलना, ठीक है सर। देन बेटा बात अपन करते हैं कंपिटेंस की। कंपिटेंस का अगेन चैप्टर नंबर 11 से लिंक करो। कंपिटेंस, प्रोफेशनल कंपिटेंस प्रिंसिपल एक पढ़ के आते हो तुम। क्या होता है बेटा? वो अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ अ फंक्शन डिजाइन टू परफॉर्म टास्क डिलीजेंटली। आज मुझे एक चीज़ बताओ, एक्सटर्नल ऑडिटर को उसकी कंपिटेंस देखनी है, मतलब यार बेसिकली क्या देखने की कोशिश करेगी कि टीम में सफिशिएंट स्टाफ है क्या, एडिक्वेट स्टाफ है क्या। अरे यार आज रिलायंस जैसी एंटिटी की इंटरनल ऑडिट हो रही है तो क्या 2 जने बिठा के काम कर रहे हो या प्रॉपर टीम है? अच्छा ये प्रॉपर टीम, ये जो भी टीम है इनकी क्या कोई ट्रेनिंग होती है? हायरिंग प्रोसेस कैसा रहता है इनका? क्या इनको ऑडिट करने का आइडिया है, ऑडिट करने की नॉलेज है क्या? क्या कोई इनका प्रायर एक्सपीरियंस है क्या ऑडिट करने का? ये सारे कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल ऑडिटर देखता है। यार आप समझो ना, किसी के वर्क पे रिलाय कर रहे हो तो उसकी कंपिटेंस देखोगे। कंपिटेंस मतलब भाई टीम मेंबर्स की क्वालिटी देखो ना यार, काम करने की क्वालिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है क्या, कोई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है बना रखे क्या हायरिंग से रिलेटेड, क्या इनफ रिसोर्सेज रखी हुई है इंटरनल ऑडिटर ने काम करते समय। ये बेसिक पॉइंट्स आप देखोगे, तो बेटा यही पॉइंट्स है देखो। सो वेदर internal audit function adequately and appropriately resource relative to the size of the entity and nature of the operation, क्या मतलब टीम मेंबर्स इनफ है क्या? वेदर एस्टेब्लिश पॉलिसीज फॉर हायरिंग ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिट्स टू इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब क्या कोई एस्टेब्लिश पॉलिसीज है क्या रिलेटिंग टू हायरिंग ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर्स? क्या एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी है ऑडिट करने में? और क्या रिक्वायर्ड नॉलेज है क्या रिलेटेड टू एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरएफ? फॉर एग्जांपल मेरी बात को सुनना, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो टेलीकॉम सेक्टर की, तो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द टेलीकॉम सेक्टर, इट्स कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस की बात तो आप तभी कर पाओगे ना जब वो टेलीकॉम सेक्टर के लॉज एंड रेगुलेशंस के आपको आइडिया है, एप्लीकेबल एफआरएफ के बारे में आपको आइडिया है, उनके रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है उसके बारे में आपको आइडिया है, तभी तो आप बेसिकली ऑडिट में हेल्प कर पाओगे। समझ में आती है क्या? तो ये बेटा कुछ फैक्टर्स हो गए जो ऑडिटर कंसीडर करता है वाइल इवेल्युएटिंग द कंपिटेंस। तुम बस कॉन्सेप्ट समझो, तुम फिर खुद से एक बार पढ़ लोगे ना, तुम्हारे क्विकली खत्म हो जाएगा। बस अब मैं तुम्हें क्या क्विकली एक बार रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीज़ें। देन देन थर्ड पॉइंट क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। ऑडिटर देखता है कि ये जो इंटरनल ऑडिट है ना, क्या ये सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करता है। इसके लिए क्या देखेंगे? क्या कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश कर रखे हैं क्या? साथ के साथ में जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स इंटरनल ऑडिटर लगाता है, क्या उनकी एग्जिस्टेंस या क्या वो एडुकेट है या वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है क्या? ऑडिटर ये देखने की कोशिश करेगा। ऑडिट प्रोसीजर की कौन से एरिया से रिलेटेड? रिस्क असेसमेंट, वर्क प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, नेचर एंड एक्सटेंट टू ऑफ विच कमेंसरेट विद द साइज एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी। बेसिकली यार अलग अलग एरियाज के ऑडिट प्रोसीजर्स क्या एग्जिस्ट में एडुकेट है, क्या वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान है एक्सटर्नल ऑडिटर भी तो ऑडिट प्रोग्राम का यूज़ करता था ना, तो इंटरनल ऑडिटर तुमने भी ऐसा कुछ कर रखा है क्या? एक्सटर्नल ऑडिटर ये देखने की कोशिश करेगा। बात समझ में आती है क्या? क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? तो दिस इज़ द वे जहाँ पे ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि भाई उसके काम को यूज़ करना है क्या। क्या क्या देखेगा सर? ऑब्जेक्टिविटी देखेगा, कंपिटेंस देखेगा एंड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच देखेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, एक्सप्लेन करोगे, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आप ये पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। ठीक है सर, एक बार क्वेश्चन देख लो ना बेटा। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस सम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस व्हेन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर कैनॉट बी यूज्ड। कैनॉट बी यूज्ड कब होगा सर? जब ऑब्जेक्टिविटी में इशू हो गए सर, जब कंपिटेंट नहीं होगा, या सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो नहीं हो रहा होगा।
पॉइंट बनाने का तरीका ही तो है, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ऑडिटर कैसे इवेलुएट करता है, इससे रिलेटेड भी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, डिपेंड करेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, internal auditor not only analyzes the effectiveness of which the internal control of a company is operating but also improves the effectiveness of a internal control. Elucidate the statement. अब बेसिकली क्या, बेसिकली मेरी बात को समझना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर केवल इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस ही नहीं देखता, साथ के साथ में इट ऑल्सो इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आप क्या करो, यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो, इंटरनल कंट्रोल के सॉरी इंटरनल ऑडिट के टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का केवल इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस देखने के लिए नहीं होता, वो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में भी हेल्प करता है, गवर्नेंस फंक्शन में भी हेल्प करता है ना। तो आप क्या करोगे, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस भी एक्सप्लेन करोगे, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट भी एक्सप्लेन करोगे, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल भी एक्सप्लेन करोगे। केवल ये पॉइंट्स मत लिखो, इसको भी एक्सप्लेन कर दो, बेटर रहेगा, ठीक है। डन, क्लैरिटी है, हाँ सर ये दो क्वेश्चन तो हमारे अच्छे से हो गए। अब मैंने कहा आओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब मैंने कहा थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलना मेरे साथ में। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर एस 610। ऑडिटर, ओ ऑडिटर, एज पर एस 610 तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है? सर हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को क्या यूज़ करा जा सकता है। सर मतलब मैंने कहा सपोज कर उसने कोई वर्क कर रखा है, तू क्या उसके वर्क को एज इट इज़ यूज़ कर सकता है? फॉर एग्जांपल परचेज की उसने सैम्पलिंग पूरी कर रखी है, वाउचिंग वाउचिंग पूरी कर रखी है, तो क्या उसके वर्क को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं क्या? एक तो ये, अगर यूज़ कर सकते तो हमें ऑब्वियसली डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई उसका वर्क एडुकेट है क्या, या हमें कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगाने या उसके वर्क को एज इट इज़ यूज़ कर ले। पहले तो एक ही है। दूसरा होता है बेटा डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ आईएएफ कैन बी यूज्ड। ये मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, पहले तुम बस एक पे फोकस करो, पहले तुम बस एक पे फोकस करो, दूसरा अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो, पहले एक पे फोकस करो, ठीक है। मैंने कहा ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज़ करना है क्या, ठीक है सर। तो ऑडिटर क्या करेगा, आज मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, एक्सटर्नल ऑडिटर को भाई साहब उसके काम को यूज़ करना है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या उससे पहले से ही अच्छा प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेगा, उसको बोलेगा देख यार मैं तेरे काम को ऐसे ऐसे यूज़ करूँगा, तो इस तरीके से तू काम करना, अपने बीच में ये कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो तेरी रिपोर्टें है ना मेरे को टाइमली बेसिस पे देते जाना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि यार तू कौन कौन से प्रोसीजर्स लगा रहा है। ऐसे नहीं है ना फिर तेरे काम को जो भी तू काम करे ना मेरे को टाइमली बेसिस पे दे देना, ताकि मैं रिव्यू कर सकूँ ना उसको। अरे यार मैं रिव्यू कर सकूँ, ताकि मैं डिटरमाइन कर सकूँ कि तेरा वर्क एडुकेट है क्या, है ना। तो इंटरनल ऑडिटर देख ये बातों का ध्यान रखना, बस बेटा यही सारी बातें आपके यहाँ पे लिख रखी है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर शेल डिस्कस द प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क विद फंक्शन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ आईएएफ एक्टिविटीज़। आओ मिलके बातें करते हैं कि भाई हम तुम्हारे काम को कैसे यूज़ करेंगे, देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर। फिर उसकी रिपोर्ट्स को रीड करो, ताकि तुम्हें पता पड़ पाए कि कैस कौन सा ऑडिट प्रोसीजर उसने लगाए, कौन से किस एक्सटेंट तक लगाए, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी। साथ के साथ में जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी ऑडिट एविडेंस उसने, जो भी उसने रिपोर्ट बनाई, सब पे तुम क्या करो, सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ, ये देखने के लिए कि क्या उसका वर्क एडुकेट है क्या। क्या तुम मेरी बात को समझ पाए? क्या तुम मेरी बात को समझ पाए? बिल्कुल शांति से लॉजिकली सोचोगे, तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है सर। देन हमने एक छोटा सा पॉइंट करा था कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, इस पे आपका मई 2024 में क्वेश्चन भी आया था, मई 2024 में क्वेश्चन इस पे आया था, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो मेरा ये सजेशन उस समय बच्चों को था कि तुम दोनों कंटेंट लिख दो, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। सर क्या क्वेश्चन था? मैंने कहा आज तुम्हारा एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन कौन कौन से जो तुम्हारे बीच में डिस्कशन होगा वो किन किन फैक्टर्स को एड्रेस करेगा। तो मैंने कहा सिंपल, घर 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 की तो बातें तो नहीं होगी कि भाई तेरे घर में क्या खाना बना है, मेरे घर में क्या खाना बना है, ऑब्वियसली सर ऑडिट की बातें करनी है। तो ऑडिट में जितनी तुम्हें नॉलेज है ना, जितने तुम्हें कीवर्ड्स यूज़ करते हो ना, वो सारे कीवर्ड्स का डिस्कशन है। सर क्या? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म, टाइमिंग ऑफ सच वर्क, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, ठीक है। फिर मटेरियलिटी लेवल कैसा है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल, इस पर डिस्कशन होगा। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रहेगा, सैम्पलिंग मेथड्स कैसे होंगे, इन सब पे आपका डिस्कशन होगा विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। पर समझो ना तुम यार, एक कॉमन सेंस यूज करो, क्या डिस्कशन बस ईयर एंड पे करें या स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट करें? नहीं सर, हमारा कोऑर्डिनेशन विल बी ओनली बी इफेक्टिव व्हेन हमारा डिस्कशन थ्रू आउट द ऑडिट चलता है, अप्रोप्रिएट पीरियड पे उससे डिस्कशन हमारा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है।
मतलब ऐसा नहीं होगा ना यार कि तुम ईयर एंडिंग पे कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। अरे उस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव तभी होगा जब तुम साथ के साथ में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन मतलब डिस्कशन कर रहे हो थ्रू आउट द ऑडिट एट रेगुलर इंटरवल्स। साथ के साथ में क्या, हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटर है ना, वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को सिग्निफिकेंट मैटर्स बताता जाता है जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं ऑडिट में। साथ के साथ में मैंने कहा यार एक्सटर्नल ऑडिटर जब बता रहे तो इंटरनल ऑडिटर भी उसको कम्युनिकेट करता रहेगा। सर क्या, इंटरनल ऑडिटर अपनी रेलिवेंट रिपोर्ट उसको टाइमली बेसिस पे देता जाएगा, साथ के साथ में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर है जो एक्सटर्नल ऑडिटर की वर्किंग को इफेक्ट कर सकते हैं वो भी वो क्या करता जाता है, कम्युनिकेट करता जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आती है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें ये बिल्कुल बात समझ में आती है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें मार्क करा रहा हूँ, मई 2024 का क्वेश्चन था। मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ सीधे, ठीक है, बाकी पूरी की पूरी कहानी दे रखी है। इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। कोऑर्डिनेशन कैसे इफेक्टिव होगा? अब ऐसा जब कभी क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हुआ था कि सर ये पॉइंट लिखने हैं या ये पॉइंट लिखने हैं। स्मार्ट बच्चे ने क्या करे, स्मार्ट बच्चे ने दोनों पॉइंट लिख दिए। सजेस्टेड आंसर में यही पॉइंट लिखे हुए थे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटर एंड आईएएफ इज इफेक्टिव एंड, ठीक है। बट ऐसे केस में जब तुम्हें कभी डाउट आ जाए ना, तुम अप्रोप्रिएट जो भी रेलिवेंट पॉइंट है वो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्स्ट्रा लिख दोगे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है सर, हमें ये बात भी समझ में आती है। अब मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कॉमन सेंस यूज़ करना, तुम्हारे आंसर्स अपने आप बनेंगे, बहुत मज़ेदार आंसर्स बनेंगे। मैंने कहा पहले ये एक बार अपन ये बात करते कि एक्सटर्नल ऑडिटर कब इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को कम से कम यूज़ करेगा। सर जब ऑब्जेक्टिविटी में इशू होगा, सर जब कंपिटेंस में डाउट होगा, सर जब सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में इश्यूज होंगे, तब तो सर बिल्कुल उसके काम को कम से कम यूज़ करेंगे। मैंने कहा ये तो तुमने बहुत बढ़िया कॉमन सेंस यूज़ लगाया, ऊपर वाले पॉइंट्स पकड़ लिए। हाँ, अब मैंने कहा थोड़ा सा और देखो, सर जब रोमम है ना ज़्यादा होगा, रोमम असेस इज़ वेरी हाई, रोमम असेस अगर हाई है तो इट इज़ बेटर कि भाई हम खुद से काम कर ले, ठीक है सर। एंड जजमेंट लेट से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें सर, इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, इन इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस कहता है। यार आज मुझे एक चीज़ बता, जब जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ऑडिटर क्या सोचेगा, अरे जजमेंट लेना है तो मैं खुद ही ले लूँ ना यार, ये इंटरनल ऑडिटर के जजमेंट पे क्यों रिलाई करूँ, तो इसके वर्क को छोड़ो ना यार, अपन खुद से करेंगे। When you know that more judgment is required or more judgment is involved in planning and performing relevant audit procedure and evaluating the audit evidence, खुद से काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझे क्या मतलब? सिंपल है यार, जहाँ पे सिंपल सोबर आराम से काम हो सके वहाँ पे काम लो, जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कंपिटेंस सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच पे इश्यूज है, बेटर टू नॉट यूज देयर वर्क और बेटर टू यूज लेस वर्क, ठीक है। जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है भाई, खुद से कर लो। जहाँ पे ज़्यादा रूम इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, खुद से काम कर लो, उसके काम को कम यूज़ करो। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आती है? हाँ सर, ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। हाँ सर, डन सर। अब इसी के अपोजिट कौन से ऐसे मैटर है, कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के वर्क को यूज़ करा जा सकता है? कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि यार जहाँ पे सिंपल सोबर रिस्क कम होगी, ठीक है, रिस्क कम होगी, हम तो वहाँ पे थोड़ा कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो मैंने कहा बस पॉइंट्स वैसे ही मिलेंगे तुम्हें। देखो क्या, टेस्टिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। आज मुझे एक चीज़ बताओ, इंटरनल ऑडिटर तो सबसे ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल पे तो फोकस करता है, तो ये हमको पता है सर, ये इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छे से टेस्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे इस पर रिलाई कर सकते हैं। देन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जहाँ पे लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है, बेटा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है, हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है, हम कर लेंगे सर। देन इन्वेंट्री काउंट की ऑब्जर्वेशन करना, हाँ बिल्कुल इजी काम है। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई चालान वालान से क्रॉस चेक करना कि भाई टीडीएस का पेमेंट टाइमली बेसिस पे हो गया क्या, क्या होता है ये, मतलब फर्स्ट ईयर आर्टिकल वाला वर्क होता है ये, हाँ तो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई ट्रांजेक्शन जो अकाउंटिंग सिस्टम से ट्रेस करना है, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम से कोई ट्रांजेक्शन ट्रेस करना है, ये भी बहुत बेसिक वर्क होता है। ऐसे वर्क में आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है, हाँ इनके वर्क को यूज़ कर लो, कोई लोड नहीं है यार, कुछ एग्जाम्पल सही है। क्या तुम्हें यहाँ तक क्लैरिटी है क्या? बोलो ना भाई, क्या तुम्हें यहाँ तक क्लैरिटी है थॉट्स में? डन, डन डना डन। हाँ सर, ये पूरा हमारा अच्छे तरीके से हो गया। आप क्या कर सकते हो, एक बार बेटा वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ तक एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, पूरा ढंग से पढ़ लो, उसके बाद में वीडियो को प्ले कर लेना ताकि अपना पूरा रिवीजन अच्छे से कंप्लीट स्मूथली हो जाए। अब मैंने क्या बोला, पहला तो क्या था कि जब उसने कुछ काम करा था उसके काम को तुम यूज़ कर रहे थे,
ओके सर। अब क्या मैटर है? अब मैटर ये है कि सर, मैटर ये है कि ये जो इंटरनल ऑडिटर है ना, एक तरीके से तुम्हारा जूनियर आर्टिकल है और तुम इसके सीनियर हो। मतलब सर, ये जूनियर आर्टिकल अपनी सेवा तुम्हें देगा काम करने की, अपनी कुछ डायरेक्ट असिस्टेंस तुम्हें देगा ऑडिट में। तो सर तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा ऑब्वियसली बेटा, तुम्हें क्या करना होगा, उसको डायरेक्ट करना होगा, उसको सुपरवाइज करना होगा, उसको रिव्यू करना होगा, जैसे सीनियर पर्सन करता है। मतलब बेसिकली क्या, जो इंटरनल ऑडिटर को एक तरीके से अपना जूनियर आर्टिकल समझो, उसके उसकी हेल्प लो। ठीक है, पर हेल्प ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसके वर्क को डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, रिव्यू करना। ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट भूलना मत। पहले तुम्हें टॉपिक समझ में आया, डिफरेंस समझे? पहले वाले में तो क्या हुआ था, उसने वर्क परफॉर्म करा तो उसको यूज कर लिया। दूसरे वाले में वो तुम्हारी निगरानी में कुछ काम कर रहा है एक तरीके से। ठीक है सर, डन। तो मैंने कहा सिंपल, एक्सटर्नल ऑडिटर, एक छोटा सा पॉइंट बोल रखा है, एक्सटर्नल ऑडिटर शेल नॉट यूज आईएएफ टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस टू परफॉर्म प्रोसीजर्स दैट, मतलब कुछ ऑडिट प्रोसीजर में तुम मत यूज करना। सर कब? ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा रिस्क होगा। सिंपल, मैं तुम्हें सिंपल बोलता हूँ, यही पॉइंट तुम्हें मिलेंगे। देखो सर, पहला तो क्या हुआ, इन्फॉर्म मेकिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन ऑडिट। जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे तो भाई उसके काम को कम से कम यूज़ करो। जहाँ पे हाई रोमम है एंड मोर देन लिमिटेड जजमेंट इज इन्वॉल्व, इसको मार्क करना, इस पे अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी। मतलब सर कहने का मतलब ये है कि रोमम इन्वॉल्व इज वेरी मच हाई। ठीक है, एंड मोर देन लिमिटेड जजमेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब ऑडिटर को जजमेंट ज़्यादा लेना पड़ रहा है नॉर्मल केस के हिसाब से, तो बेटर इज कि खुद से कर लो उसके काम को, उसके डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज़ मत करो। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, रिलेट्स टू वर्क विच आईएएफ हैव बीन इन्वॉल्व और विच हैव ऑलरेडी बीन और विल बी रिपोर्टेड टू टीसीडब्ल्यूजी। मतलब ऐसा कोई काम जिसमें आईएएफ खुद इन्वॉल्व था, मतलब इट इज सिग्नलिंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला केस है, प्रेफर नॉट टू यूज डायरेक्ट असिस्टेंस। एंड फोर्थ पॉइंट बेटा थोड़ा याद करके चलना, रिलेट्स टू डिसीजन ईए मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड रिगार्डिंग आईएएफ। मतलब बेसिकली क्या, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो आप आईएएफ के वर्क को इवेल्युएट करते हो ना, ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, वैसा कुछ पॉइंट है तो आप भाई बिल्कुल ध्यान में रख के चलना कि भाई क्या वो चीज़ें सब कुछ टिक है क्या। ठीक है सर, डन। देन बेटा इससे रिलेटेड मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ। एमटीपी मई 2024 का क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करोगे। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, आज डेटर का वैल्यूएशन से रिलेटेड, सपोज करो मैं बोलता हूँ कि वैल्यूएशन से रिलेटेड एजिंग जो होती है ना, एजिंग क्या होती है? एजिंग बेसिकली अपन ने अभी तक चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करा नहीं है, अपन अब करेंगे। पर चलो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आप है ना मार्क करके रखना, क्योंकि हमें थोड़ा सा एजिंग का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 अपन अलग से बाद में डिस्कस करेंगे। इसको मार्क करके रखना, एमटीपी मई 2024 का। ठीक है सर। देन बेटा ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, जनवरी 2025 में ये अटैम्प्ट में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम में, ये आप खुद से ट्राई करोगे। केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिख रहा है पर फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सीधे सीधे ये डायरेक्ट चीज़ें देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल करके जाना। ठीक है सर। देन आपको मैंने ये पूरा करवा दिया। अब एक लास्ट पॉइंट मेरे से सुन लो ना, जब आप डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ कर रहे हो किसकी, इंटरनल ऑडिट की, तो उसमें क्या कुछ रिटर्न अग्रीमेंट की बात भी बोली कि एक तो यार मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी वालों, तुम्हारा कोई ऑथोराइज पर्सन हमें लिख के दे दे कि तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे, बाद में तुम इंटरनल ऑडिटर को बीच में इंटरवेन नहीं करोगे, बार बार परेशान नहीं करोगे, तुम काम करने दोगे उसको। साथ के साथ में इंटरनल ऑडिटर से भी हम एक रिटर्न अग्रीमेंट बनाते हैं। सर क्यों? मैंने कहा ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है। हम उसको बोलते हैं तेरी कॉन्फिडेंशियलिटी तू मेंटेन करके रखेगा और थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तेरे पे कुछ भी आए तो तू हमें बिल्कुल कम्युनिकेट करेगा। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते यार। ठीक है, डायरेक्ट असिस्टेंस तेरा यूज़ कर रहे हैं यार ऑडिट में, तो भाई हमें ये रिटर्न अग्रीमेंट बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है क्या बेटा? ये था आपका बहुत ही बढ़िया क्विक रिकैप, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे। एक एजिंग वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ में बाद में टेकअप करूँगा। बाकी आपका ये पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऐसे 610 का क्विक रिवीजन विद क्वेश्चंस हो चुका है। डन डन डनादन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।